कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे परिवार यानी कि फैमिली के बारे में। अब हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम थ्योरी क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं। ये हमारी जो क्लास रहेगी इसमें हम अपने हाथ के बने नोट्स यानी कि खुद के बने नोट्स से पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। वीडियो अंत तक देखिएगा तभी आप जान पाएंगे। इसका जो पीडीएफ है सही से नहीं बन पाया है, इसका एक इश्यू है, ठीक है, वो हम सही से अगली क्लास में लेकर आएंगे। आप बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी क्योंकि एक परिवार फैमिली जो हमारा पार्ट है इसको आप पढ़ लेंगे तो परिवार से जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे मेरी गारंटी है वो क्वेश्चन सब आप कर जाएंगे। बस अंततः वीडियो तक बने रहिए तभी आप जान पाएंगे कि वीडियो के अंदर क्या है और इस पीडीएफ में क्या है जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अब देखेंगे परिवार फैमिली क्या होता है। परिवार आंग्ल भाषा में फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि आंग्ल भाषा के फैमिली यानी फैमिली जो हमारा वर्ड है ये आंग्ल भाषा नहीं कि अंग्रेजी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है परिवार। ठीक है, अब देखेंगे लैटिन भाषा में क्या है। फैमिली लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। ठीक है, मैंने जब सीरीज़ करवाई है वहाँ पर फैमिलस बताया है कि परिवार का जो फैमिली का लैटिन भाषा है वर्ड है वो हमारा फैमिलस है। मैंने ये 2 बार क्वेश्चन कराया है अपने सीरीज वाली जो क्लास चला रहे हैं, साथ में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि परिवार को जो लैटिन नाम होता है वो हमारा फैमिलस है और जो आंग्ल भाषा का वर्ड है वो हमारा फैमिली है और हिंदी में परिवार बोला जाता है। यह एक ऐसा समूह है जिसमें सभी सदस्य आते जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे परिवार समाज की पूर्णतः मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। क्या है? परिवार जो है समाज की एक पूर्णतः मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई, यानी कि इसमें सब कुछ घटित होगा। यह हमारी सब जगह सार्वभौमिक भूमिका अदा करता है हमारा परिवार। परिवार एक समिति भी है। कहीं ऑप्शन मिल जाए कि ऑप्शन वहाँ पे 4 देंगे परिवार क्या है, तो परिवार एक समिति है। हर लाइन में आपको क्वेश्चन जैसा दिखेगा। नेक्स्ट हमारा है, आप जानेंगे परिवार का अर्थ क्या होता है। परिवार स्त्री एवं पुरुष का ऐसा समूह है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने की व्यवस्था होती है। क्या होता है? परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें विवाह संबंध यानी कि विवाह के संबंध के बाद पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उससे भी हमारा परिवार बनता है। रक्त संधा संबंध यानी कि मम्मी पापा का फिर बेटी से जो हुआ वो रक्त संबंध के अनुसार जो भी हमारा परिवार बना वो हमारा परिवार होगा। गोद लेने की प्रक्रिया यानी कि जिनके लड़के बच्चे नहीं होते हैं वो किसी का गोद ले लेते हैं और अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या हुआ, वो भी परिवार की संज्ञा के अंदर आया, परिवार की व्यवस्था को रूप देखने को मिला। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, यानी कि जो सदस्य होते हैं वो अपने लिंग के अनुसार, लिंग और संबंध के अनुसार अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे माता क्या है, फीमेल हैं तो उनका घर का जो काम होता है खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना या इत्यादि जो घरेलू काम होते हैं वो उनका उत्तरदायित्व होता है। और पापा क्या होते हैं, फीमेल होते हैं तो बाहरी काम देखते हैं। तो यही लिंग के आधार पर, उनका संबंध के आधार पर वो अपनी भूमिकाएँ समाज में अदा करती हैं। महिलाएँ क्या होती हैं, घर का जनरली काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि महिलाएँ जॉब भी करती हैं, ऐसा मैंने कहा सब नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। गांव में चले जाइए तो गांव में कोई इक्का दुक्का लेडीज़ अगर होगी तो भले ही कोई जॉब करती होगी, वरना सारी महिलाएं जो हमारी होती हैं वो घर का काम देखती हैं। बाकी जो पुरुष होते हैं बाहर का काम, खेती का काम या दुनिया भर का जो बाहर का काम है वो देखते हैं। क्या हुआ, वो लिंग के आधार पर उनके काम बढ़ चुके हैं। अब देखेंगे परिभाषाएं क्या हैं। अलग अलग सोशलॉजिस्ट ने, अलग अलग समाजशास्त्री ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं परिवार की। पहला देखो, जब सबसे पहला देखने को मिलेगा वो हमारा है मैकावर प्यो साहब ने। ये क्या कहा है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के जन्म तथा बच्चों के लालन पोषण की व्यवस्था, यानी कि क्या है, परिवार यौन संबंधों द्वारा परिवार एक समूह है जिसमें बच्चे का जन्म, बच्चे की शिक्षा, बच्चे का लालन पोषण सम्मिलित होता है, वही परिवार की संज्ञा दी है। ये हमारी परिभाषा जो दी थी ये मैकावर एवं पेज साहब ने दी थी। नेक्स्ट हमारी क्या है, आकबर एवं निमकाप के अनुसार परिवार की क्या भाषा होती है, क्या परिभाषा होती है। परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित केवल पुरुष या स्त्री के बच्चे सहित एक स्थायी समिति है। इन्होंने भी परिवार को एक समिति की संज्ञा दी है और कहा है उस परिवार में बच्चे हों या ना हों,
ठीक है। पुरुष या बच्चों के सहित का जो भी हमारा भाग होता है वो हमारी एक स्थायी संस्था के रूप में काम करता है, वो हमारा परिवार होता है। दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी अच्छी, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है बार्गेस एवं लॉक के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह, रक्त, वही सेम हो गई जो मैकावर पेज ने दी थी, गोद लेने संबंधों से जुड़े होते हैं, जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, यानी कि घर में गृहस्थी का निर्माण होता है, जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री तथा भाई बहन के रूप में अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाते हुए एक दूसरे से संचार और अंतर क्रिया करते रहते हैं तथा सामान्य संस्कृति का निर्माण भी करते हैं, यानी कि अपनी कल्चर का भी निर्माण करते हैं। परिवार में क्या हो गया, परिवार में क्या होगा, मम्मी पापा भाई बहन यही सब होते हैं ना। तो क्या होता है, वो अपनी समाज में जो उनकी भूमिका होती है वो भी अदा करते हैं, और समाज में जो उनकी संस्कृति होती है उससे भी वो वाकिफ़ होते हैं, उनका भी आगे बढ़ावा करते हैं। तो ये परिवार की परिभाषा हमारी बार्गेस एवं लॉक साहब ने दी थी। आप परिभाषाओं में डिफरेंस समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है इलियात और मैरिल ने, इन्होंने क्या बताया है, परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक इकाई है एवं सामाजिक संस्था तथा समाज द्वारा मान्य एक सामाजिक संगठन भी है, जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी कि जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बच्चे की क्या आवश्यकता क्या होती है, पढ़ाई करना, पढ़ाई का खर्चा उठाना, तो उनका मम्मी पापा का उत्तरदायित्व तो बनता है कि बच्चे का पालन पोषण करना। मैंने बताया था कि भी परिभाषा में क्या होता था कि बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना, ये उनका उत्तरदायित्व होता है। तो उनकी जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है उनके मम्मी पापा द्वारा, वही भी परिवार होता है। नेक्स्ट है क्या, काम्टे ने क्या बताया है, परिवार एक समाज की कोशिका है, इसको स्टार बना लीजिए। काम्टे साहब ने क्या बताया है, परिवार समाज की एक यूनिट है, ठीक, एक सेल है, एक इकाई है, एक कोशिका है। मार्डाफ ने बताया है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। एक ये भी मैंने क्वेश्चन जब कराया था, आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस से, जो हम 100 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वहाँ पर हमने बताया था कि मार्डाफ ने बताया था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है परिवार समिति है कि संस्था है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देने को मिलेगा तो वहाँ पर लिखा होगा मार्डाफ के अनुसार या उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था परिवार को, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन को दूर करिए, मार्डाफ ने क्या बताया था, काम्टे साहब ने बताया था, मैकएवरम पेज ने क्या बताया था, अपनी अपनी डिफिनीशन के अनुसार आपको एग्जाम में आंसर देखने को मिलेगा और उसको करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परिवार की विशेषताएं देखेंगे क्या है। देखो, माँ बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है, माँ बच्चों की प्रथम शिक्षिका यानी टीचर होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसको खाना खिलाती है, सब कुछ सिखाती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग उसकी जन्म से मम्मी 2 या 3 साल तक उसका स्टार्टिंग करती हैं। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल, नर्सरी, केजी में जाता है, तो वहाँ पर अपने टीचर से सीखता है। लेकिन परिवार में जो भूमिका होती है माँ की, वो प्रथम शिक्षिका की होती है। परिवार जो होता है बच्चों की प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। क्यों होता है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्मा और तुरंत स्कूल पहुंच गया, कम से कम 2-3 साल के अंतराल के बाद वो पढ़ने जाता है। इसलिए परिवार जो होता है बच्चों की प्रथम स्कूल होता है, प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा परिवार के हिसाब से अपना आगे का विकास करता है। अगर अच्छे परिवार में है तो उसका विकास उसी हिसाब से होगा। अगर बच्चा गरीब घर में पैदा होता है तो उसका मानसिक विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे का जो विकास होगा वो परिवार के ऊपर टोटली डिपेंड होता है। अब हम देखेंगे परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। परिवार विश्व, देखो पॉइंट नोट करिएगा, इतने सारे पॉइंट हैं, आपने बता रहा हूँ इतने सारे पॉइंट, आप तो इसको अच्छे से रट ही लीजिए। परिवार विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। विवाह परिवार का एक निर्माण का प्रथम आधार है, यानी कि विवाह जो परिवार का निर्माण, जब तक विवाह नहीं होगा, पति पत्नी का विवाह नहीं होगा, तब तक बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो परिवार नहीं कहलाएगा। तो विवाह परिवार के निर्माण का एक प्रथम बेस होता है। जैसे घर के मकान का प्रथम बेस नींव होता है, उसी प्रकार परिवार का जो बेस होता है वो हमारा विवाह होता है। विवाह होने के बाद पति पत्नी, उसके फिर बच्चे होते हैं, तभी परिवार का जन्म होता है। परिवार के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि क्या है, आप लोग जानते भी हैं। परिवार द्वारा वंश नाम की व्यवस्था होती है, परिवार की वंश नाम की व्यवस्था भी होती है, जैसे मित्रवंशीय, मातृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार, ये क्या होते हैं, वंश के हिसाब से। इन माता के नाम से जब परिवार चलता है उसे मातृवंशीय या मातृसत्तात्मक परिवार भी बोलते हैं। अभी आगे डिफरेंस देखेंगे कि मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक परिवार में अंतर क्या होता है, आगे भी वीडियो में देखेंगे। निश्चित निवास स्थान, यानी कि जो परिवार होता है उसका निश्चित निवास स्थान होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा नहीं, देखो आप जहाँ जन्म लिए होंगे वहाँ आपका परिवार होगा। कहीं आप पढ़ने के लिए बाहर चले गए दूसरी सिटी में, या जॉब करने के लिए बाहर चले गए, तो आपका परिवार वहाँ नहीं जाता, केवल आप जाते हैं। इसलिए परिवार क्या है, एक परिवार का एक निश्चित स्थान, निवास स्थान होता है।
परिवार के सभी भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि परिवार के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, एक प्रकार दूसरे से अटैचमेंट में रहते हैं। रचनात्मक प्रभाव क्या है? मानव का जन्म एवं विकास परिवार में होता है। परिवार में सदस्यों का अपना उत्तरदायित्व होता है। परिवार का आकार सीमित होता है, परिवार का जो आकार होता है वो सीमित होता है। परिवार एक समिति एवं संस्था भी है, इसको आप स्टार बना लीजिए। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि परिवार क्या है, एक समिति एवं संस्था भी है। ठीक है। परिवार द्वारा सामाजिक नियमन होता है, बच्चों का सामाजिकरण होता है, बच्चों का सामाजिकरण भी परिवार के द्वारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे परिवार की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। पहला जो हमारा है शासनीय सिद्धांत यानी कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत। आप दूसरा नाम ये देख लीजिए कि पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम शासनीय सिद्धांत है। पापा क्या करते हैं? शासन करते हैं, बच्चों को अनुशासित ज़्यादा रखते हैं फादर, इसलिए आप जान लीजिए कि पितृ का शासन इनके शासन द्वारा चला जाता है। ये प्लेटो और अरस्तो के अनुसार सन हेनरी मैन जो क्या है इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभ रूप न केवल पितृसत्तात्मक या बल्कि पितृस्थानीय व पितृवंशीय भी था। समझ रहे हो? पितृस्थानीय व पितृवंशीय था, यानी कि पिता के वंश चल रहा है और जहाँ पापा रहते हैं वही हमारा पितृस्थानीय होता है। इन्होंने इस हिसाब से बताया था। दूसरा है हमारा यौन साम्यवाद का सिद्धांत। मार्गन, ब्रिफाल्ट और लुबाक ने ये दिया था। पहले कोई भी किसी से भी फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता या तथा फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। पहले कोई भी किसी से भी फिजिकल रिलेशन बना लेता था तथा कोई अधिकार की भावना नहीं था, यानी उस पर कोई अधिकार की भावना नहीं थी। ये यौन साम्यवाद का सिद्धांत मार्गन, ब्रिफाल्ट और लुबाक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा माँ सत्तात्मक सिद्धांत। ये ब्रिफाल्ट द्वारा द मदर बुक, इनकी जो बुक है ब्रिफाल्ट की, वो बुक का नाम है द मदर। ठीक है, तो आप जहाँ पर हम आपको लिखा रहे हैं कि बुक आप एक जगह लिखिए, वहाँ पर इस बुक का नाम लिख लीजिए द मदर। ये बुक थी हमारी ब्रिफाल्ट साहब की। उसने क्या बताया है? घर परिवार की मुखिया माता होती थी। इनके अनुसार जो घर और परिवार की मुखिया होती है वो माता होती है। आप लोग के घर में राशन कार्ड बना होगा, अभी अभी करंट मतलब आपकी सबके घर में राशन कार्ड होगा। जो राशन कार्ड पे नाम होता है वो मदर का नाम होता है। आपने ये चीज़ देखी होगी, वहाँ पापा का नाम नहीं होता है, आपने देखा हो जनरली मदर का नाम होता है। क्या है? मदर के नाम से आपके घर का राशन कार्ड बना हुआ। ना मानो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके घर में जो राशन कार्ड बना होगा वो मम्मी के नाम से बना होगा, जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि परिवार को सरकार ने मुखिया बनाया है मदर को। ठीक है। एक विवाही सिद्धांत बिस्टर मार्क ने ये दिया था। आर्थिक सिद्धांत क्या है? राल्फ बिल्टन। लोग परिवार का हिस्सा इसलिए बने कि वे एक दूसरे का सहयोग कर सकें। कहने का मतलब है आर्थिक सिद्धांत राल्फ बिल्टन ने कहा था लोग परिवार का हिस्सा इसलिए बने कि वे एक दूसरे का सहयोग कर सकें। सहयोग कैसे करेंगे? आप हमेशा आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए परिवार का, अपने माता पिता और अपने भाई बहन से, बस इतना ही सेट कर लीजिए। इसमें कहा गया है एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कैसे करते हैं? मम्मी को कभी प्रॉब्लम होती है तो फादर देखते हैं, फादर को प्रॉब्लम होती है तो मम्मी देखते हैं, अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो फादर और मदर दोनों देखते हैं। तो क्या हुआ? परस्पर उनके अंदर सहयोग की भावना होती है, उनके अंदर लगाव होता है। ठीक है, तो ये आर्थिक सिद्धांत हो गया। आर्थिक सिद्धांत बनने पे बच्चे की फीस सबमिट करनी है तो कौन सबमिट करेगा? बच्चा खुद तो कमा नहीं रहा, तो क्या डिपेंड है किसके ऊपर? अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो एक आर्थिक सिद्धांत आपको देखो थोड़ा हम ट्रिक रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राल्फ बिल्टन ने आर्थिक सिद्धांत दिया था। और इसमें समझ लीजिए आप अपने हिसाब से कि आर्थिक सिद्धांत वो होता है जिसपे बच्चे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं। फीस सबमिट करनी कैसी करनी है, जूता शूज़ कुछ लाना है तो कैसे करना, ये आर्थिक सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट हमारा है उद्विकासीय सिद्धांत। इसमें क्या है? बैकोफन ने दिया था। इन्होंने बताया कि परिवार के 4 चरणों में बदला गया। कैसे? वामुक्ता सेक्सुअल डिजायर में, बहुपत्नी विवाह, ठीक है, बहुपति विवाह और एक विवाही। इन्होंने आपने देखो बहुपत्नी विवाह पढ़ा होगा, बहुपति और एक विवाही पढ़ा होगा, लेकिन वामुक्ता यानी सेक्सुअल डिजायर ये नहीं पढ़ा होगा। तो बैकोफन के अनुसार 4 चरणों में बताया गया था। कितने? वामुक्ता, बहुपत्नी विवाह, बहुपति और एक विवाही। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। आपको फिर कमेंट में ये मत करिए कि हमको समझ नहीं आ रहा है। अब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली क्योंकि अपने हाथ के नोट से बने आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसे नहीं, आपको अच्छा लगेगा तो रुकिए, वरना फिर कोई बात नहीं है। आपको लिए एक वीडियो में सारा कुछ हम ख़त्म कर देंगे। आज विवाह जितना भी हमारा परिवार है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार के क्या कार्य होते हैं रीड के अनुसार। पहली बात तो बता दें सोशोलॉजी सब्जेक्ट इतना टफ है क्योंकि आपने जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लिया होगा सोशोलॉजी का तो आप सीरीज
ले लिए होंगे 25, 30, 40 रुपये की, और उसको पढ़ के आपके ग्रेजुएशन में पेपर दे दिया होगा और आप पास हो गए होंगे। लेकिन उस टाइम आपका कोई ध्यान नहीं रहा होगा, जब एग्ज़ाम आता है तब एग्ज़ाम के दिन आप पढ़ते हैं एक रात में, सुबह एग्ज़ाम दे आते हैं, फिर पास हो जाते हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे देखा होगा सीरीज़ वगैरह में, अगर कोई परिभाषा लिखनी भी होती तो आप लिखते थे कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या परिभाषा है। तो इन्होंने राइटर जो है अपने हिसाब से दिए हैं। आपको इंडियन राइटर बहुत कम मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे, लेकिन फॉरेन राइटर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इतना पढ़ा है मैंने, एक भी आपको इंडियन राइटर नहीं मिला है, सब फॉरेन कंट्री के राइटर हैं। तो उन्हें अपने हिसाब से, उनकी लैंग्वेज ही कठिन होती थी। ठीक है, अब देखो रीड के अनुसार क्या बताया है, परिवार के कार्य, वंश वृद्धि। ठीक है, देखो क्या कार्य है, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, यौन इच्छा का नियमन एवं संतुष्टि यानी सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन। ठीक है, सेटिस्फिकेशन और आर्थिक कार्य, इन्होंने 4 कार्यों की संज्ञा दी थी। अब देखो R1 के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, स्नेह एवं प्रेम संबंधी कार्य 1 हो गया, मनोरंजनात्मक कार्य 2 हो गया, रक्षा संबंधी कार्य 3 हो गया, आर्थिक कार्य 4 हो गया और शिक्षा संबंधी कार्य 5। इन्होंने 5 कार्य बताए थे परिवार के आगमन के अनुसार, इन्होंने 5 बताए हैं। ठीक है, अब देखेंगे डेविस के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, परिवार का क्या कार्य होता है, संतान, मम्मी पापा भाई अपना काम करते हैं लेकिन संतान उत्पन्न का भी काम करते हैं। तो ये क्या होता है, परिवार का कार्य होता है। बच्चों का लालन पोषण, परिवार का क्या काम, मेन काम क्या होता है, बच्चों का लालन पोषण करना। सी हमारा स्थान निर्धारण और डी हमारा सामाजिकरण। तो ये इन्होंने भी 4 चीज़ें बताई थी सब परिवार के कार्य को लेकर। लुंडबर्ग के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, यौन व्यवहार का नियमन एवं प्रजनन, बच्चों का लालन पालन एवं सामाजिकरण, सहयोग एवं श्रम विभाजन, बुनियादी सामूहिक जीवन की संतुष्टि। लुंडबर्ग ने भी 4 कार्य बतवाए थे परिवार के। अब देखेंगे मेटा स्पेंसर साहब ने क्या बताया है, समाजीकरण, सुरक्षा, स्नेह एवं यौन व्यवहार का नियमन एवं प्रजनन। कुल मिला के देखो सभी में हर चीज़ कॉमन है, पालन पोषण कॉमन है, स्नेह, लगाव, ये सब सभी में कॉमन है। सभी राइटर ने परिवार के कार्य बताए हैं। ठीक है, इक्का दुक्का इधर उधर डिफरेंस होता है, वो जो डिफरेंस होता है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हार्टन एवं हस्ट के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, प्रजनन कार्य मतलब बच्चे पैदा करना, सामाजिकरण समाज में रहना, स्नेहात्मक कार्य फीलिंग के साथ कार्य करना, सामाजिक सोशल जो कार्य होते हैं उनको देखना, सुरक्षात्मक कार्य, आर्थिक कार्य और यौन नियंत्रण कार्य, ये सब इन्होंने हार्टन एवं हस्ट के अनुसार बताया गया है। मैकावर एवं पेज कर ने क्या बताया है, अनिवार्य कार्य, यौन संबंधों की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, लालन पोषण और गैर अनिवार्य कार्य बताया है। क्या मैकावर पेज ने अनिवार्य कार्य बताया परिवार के और गैर अनिवार्य कार्य बताया। अनिवार्य में क्या बताया, यौन संबंधों की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और लालन पोषण, यानी कि ये 3 काम परिवार के, 3 कार्य परिवार के मेन होते हैं। और कौन नहीं है, शासकीय कार्य, धार्मिक और शैक्षिक कार्य, ये नियम है। किसी देखा होगा बच्चे जो माता पिता होते नहीं पढ़ा पाते हैं तो अनिवार्य नहीं समझते हैं, धार्मिक से रिलेट नहीं हो पाते उसको भी नहीं समझते हैं, शासकीय कार्य, उनका शासकीय कार्य जो होता है उसको भी अनिवार्य नहीं समझते। ठीक है, तो ये हमारे गैर अनिवार्य कार्य बताए थे। अब देखेंगे अदर फंक्शन क्या होते हैं, परंपरागत कार्य, ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ फैमिली। पहला है सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, इसमें क्या है, सामाजिक स्थिति प्रदान करना, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और मनोरंजन और शैक्षणिक कार्य। ठीक है, इन्होंने ये बताया है। लगातार जब बोलो ना कंटिन्यू तो ऊपर नीचे सांस होने लगती है। बोलना आपको लगता है आसान है लेकिन 45 से 60 मिनट 1 घंटा लगभग कंटिन्यू बोलो तो गले की जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। कभी बोल कंटिन्यू देखना ऊंची आवाज़ में, थोड़ा कष्ट होता है। अब आर्थिक कार्य क्या है, इकोनॉमिकल फंक्शन, महत्वपूर्ण उत्पादन इकाई का श्रम विभाजन, उत्तराधिकार की व्यवस्था और संपत्ति, ये 4 आर्थिक कार्य में आते हैं। ऊपर क्या थे हमारा सामाजिक कार्य था, नीचे हमारा आर्थिक कार्य है। अब देखेंगे मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, व्यक्तित्व का विकास, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना, मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। धार्मिक कार्य क्या है, पहले क्या था देखो, अब थोड़ा जूम इन करें, देखो पहले सामाजिक कार्य हुआ, फिर आर्थिक हुआ, फिर मनोवैज्ञानिक, फिर धार्मिक, फिर सांस्कृतिक, फिर राजनीतिक। ये परिवार के कार्य होते हैं, उनके अंदर क्या गया है आप लिख लेंगे। अब देखो धार्मिक कार्य क्या है, परिवार धार्मिक विश्वास, मूल्यों एवं दृष्टिकोणों से परिचित कराता है। सांस्कृतिक कार्य परिवार की संस्कृति के हस्तांतरण का कार्य। राजनीतिक क्या है, परिवार का मुखिया परिवार के सबसे सदस्यों पर नियंत्रण करता है, यानी कि अपनी राजनीति चलाता है। जो परिवार का मुखिया होता है, चाहे दादा हो चाहे दादी हो, वो सब पे अपना नियंत्रण रखती हैं, अपना वर्चस्व जमाए रखती हैं। तो ये होगा राजनीतिक कार्य, जैसे नेता लोग सबसे सबके ऊपर शासन रखते हैं। अब देखेंगे परिवार के प्रकार क्या हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
क्योंकि आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताओ विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है, निवास के स्थान पर परिवार कितने के प्रकार का होता है, वंश के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है और सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। ये आप इसको लिख लीजिए, कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए बताओ कि विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है, तो आप इसको लिख जाएंगे कि 3 प्रकार का होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब देखेंगे परिवार के प्रकार। अधिकार के आधार पर हमारा परिवार 2 प्रकार का होता है, एक माँ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। माँ सत्तात्मक में जो सत्ता चलती है वो माता के नाम चलती है, और पितृ सत्तात्मक में होता है यानी कि पिता के नाम से उस वंश का आगे चलन होता है, उस वंश का आगे बढ़ता है। अब विवाह के आधार पर परिवार क्या होता है, एक विवाही बहुपत्नी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। निवास स्थान के आधार पर मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय, नव स्थानीय और मातुल स्थानीय। मैं आप क्वेश्चन ये भी जो हम पार्ट शायद 47 करा रहे थे उसमें हम पढ़ा रहे थे कि निवास के स्थान पर परिवार कितने प्रकार का होता है, वो हमारा 4 प्रकार का होता है। वहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर 3 प्रकार का होता है, सर 2 प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए वरना आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर जाएंगे, श्योरिटी है। वहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निवास के स्थान पर कितना है, विवाह के आधार पर कितना है, ये आपको डिपेंड करता है। आप जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अच्छे से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी चैप्टर पहले तो बात बहुत कठिन है, ऊपर से क्या ही बताऊं, आपको रिवीजन डेली करना होगा, वरना एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। मान के जो चल रहे हैं फॉर्म कम पड़ा है, फॉर्म कम नहीं पड़ा है, कंपटीशन भी है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग जागरूक थे वही पेट का फॉर्म दिए थे, वही पेट का फॉर्म के थ्रू ये फॉर्म भरने वाला है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चीज़ें अच्छे पढ़िए। नेक्स्ट हमारा है वंश के आधार पर मातृवंशीय और पितृवंशीय। ठीक है, सदस्यों की संख्या के आधार पर एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। ये सदस्यों की संख्या पे परिवार होता है, यानी कि संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार और एकल परिवार, ये सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को बांटा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे अधिकार के आधार पर, पहला वाला अधिकार के आधार पर। अब इनको सारी की डेफिनेशन बताएंगे आपको क्या है। अधिकार के आधार पर मातृ सत्तात्मक परिवार 2 बताए थे। अधिकार के आधार पर हमने परिवार को 2 बताया था, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। अब उनमें पढ़ेंगे क्या है। जिस परिवार का नियंत्रण माँ अथवा पत्नी में केंद्रित हो। मैंने बताया कि जहाँ पर मम्मी या महिला यानी कि पत्नी का शासन चले वो हमारा मातृ सत्तात्मक होता है, यानी कि जहाँ पर माँ के नाम से सत्ता चले वो हमारा मातृ सत्तात्मक परिवार होता है। ब्रिफाल्ट ने क्या बताया है, माता के स्थान से अधिक महत्वपूर्ण बताया, यानी कि माता को स्थान को ब्रिफाल्ट ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया है। मैकावर एम पेज ने माँ सत्तात्मक की 4 विशेषताएं बताई हैं। देखो क्या बताई हैं। मैकावर एम पेज ने माँ सत्तात्मक परिवार की 4 विशेषताएं बताई। क्या है, वंश का नाम माता से चलता है, पिता से नहीं। फिर मैंने बताया कि माँ सत्तात्मक में जो वंश का चलन होगा, आगे बढ़ेगा, वो माता के नाम से बढ़ेगा, पिता के नाम से नहीं। बच्चों का लालन पालन माता के घर के होता है, यानी कि बच्चों का जो लालन पालन होगा वो माता के घर में होगा, ठीक है, पिता के घर में नहीं होगा। पारिवारिक सत्ता स्त्रियां या पत्नी पक्ष के किसी पुरुष के हाथ में होती हैं, यानी कि परिवार की सत्ता जो होती है वो पत्नी पक्ष के किसी पुरुष के हाथ में होती है, यानी कि पुरुष के हाथ में भी होती है, ऐसा नहीं है। संपत्ति का अधिकार माता द्वारा पुत्रियों को प्राप्त होता है, यानी कि मम्मी के नाम कोई संपत्ति थी तो मम्मी के नाम से परिवार का नाम चल रहा था, फिर मम्मी जब नहीं रही तो उनकी बिटिया हुई, ठीक है, यानी बिटिया की आपकी बहन हुई तो उसी के नाम से संपत्ति का अधिकार उसी के ऊपर हो जाएगा, यानी कि बिटिया के ऊपर, और उसी के अनुसार फिर माता वो बन जाएगी तो उसका भी परिवार चलता रहेगा। तो इन्होंने बताया, जैसे क्या है, खासी जो हमारी असम की जनजात है वहाँ इस चीज़ की देखने को मिलती है। नाय यानी कि मालाबार जनजाति, वहाँ पर अभी भी आज के दौरान में मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलेगा। जब आपको एक क्वेश्चन करा रहे थे कि बताओ ऐसी कौन सी भारत में जनजात है जहाँ पर अभी भी मातृ सत्तात्मक परिवार है, तो हमारी असम में खासी जनजाति है, और नायर जो मालाबार में पाई जाती जनजाति वहाँ पर भी मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलेंगे आज के दौरान। क्वेश्चन में आपको देखने कहीं मिल जाए कि बताओ खासी जो जनजाति होती है इसमें किस तरह का परिवार देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमारा मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करिएंगे तभी आप जान पाएंगे। अब देखेंगे पितृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है। जिस परिवार की सत्ता पिता अथवा पुरुष के हाथ में होती है वो हमारा पितृ सत्तात्मक होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है जिस पिता की वजह से जिसका वंश आगे बढ़ता है वही हमारा
पितृसत्तात्मक परिवार होता है और पूरी ताकत जो होती है, पूरी शक्ति होती है वो पुरुष के हाथ में होती है। अब देखेंगे विशेषताएं क्या हैं। वंश का नाम पिता के नाम चलता है, जैसे वहाँ पर वंश का नाम माता के नाम चलता था। विवाह के बाद सभी पति के घर में रहती हैं, मानी कि जो विवाह के बाद जो स्त्री रहती है वो पति के घर में रहती है। पिता परिवार का सर्वोच्च कर्ता होता है, यानी पिता जो पितृसत्तात्मक होता है वहाँ पर जो कर्ता धर्ता होता है वो पिता होता है। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है, वहाँ पर क्या था, माता से पुत्रियों को था और यहाँ पर पिता से पुत्रों को इस संपत्ति का स्थानांतरण होता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता और दजला फरात की सभ्यता जो थी हमारी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी की सभ्यता और दजला फरात की जो सभ्यता थी वहाँ पर पितृसत्तात्मक देखने को मिला था। अब देखेंगे विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, मैं बहुत बार बताया है, इस परिवार में एक पुरुष और एक स्त्री से विवाह करता है। इसमें दोनों पक्ष बिना तलाक या मृत्यु तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते, यानी कि इसमें ये था कि एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करेगा और जब तक कोई स्त्री एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है। परिवार का यह एक स्वरूप सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब आज के दौरान में सबसे ज़्यादा आपको एक विवाही परिवार नज़र आएंगे देखने को। ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का तो एक्सेप्शन मिल ही जाते हैं, लेकिन जनरली आपको एक जो पुरुष होगा उसकी एक ही महिला होती है, ठीक है। तो जनरली आपको मिलेंगे, लेकिन इक्का दुक्का एक्सेप्शन के रूप में देखने को मिल जाए कि हाँ फलाने की 2 वाइफ हैं, ठीक है। अब देखेंगे बहुपत्नी विवाह, इसमें क्या है, इसमें एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं। क्या होता है, एक पुरुष जो होता है वो बहुत सारी स्त्रियों से विवाह करता है। मैंने आज ही क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि जो पांडव थे, ठीक है, पांडव की क्या थी, एक ही पत्नी थी, तो वहाँ क्या था, उसका बहुपति विवाह था। द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे, तो वह बहुपति था, ठीक है। अब देखेंगे जैसे मुस्लिम में एक पुरुष के 4 शादी कर सकता है, यानी कि मुस्लिम जो है हमारा एक पुरुष जो होता है वो 4 स्त्री से शादी कर सकता है, तो क्या होगा, बहुपत्नी, नाम से स्पष्ट हो रहा है। बहुपति विवाह, इसमें स्त्री एक ही समय में अनेक पुरुषों से विवाह करती है, जैसे हमारा द्रौपदी पांडवों से की थे, तो उसके बहुपति, यानी कि देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ बताने जैसा है कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा निवास के आधार पर देखेंगे क्या है, मात्र स्थानीय परिवार। इसमें क्या है, इस परिवार में विवाह के पश्चात पति स्थायी रूप से या आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के साथ रहता है, यानी इस परिवार में जो विवाह के पश्चात स्थायी रूप से आवश्यकता पड़ने पर पत्नी के साथ रहता है, यानी कि वो घर जमाई बन जाता है। क्या हो जाता है, घर जमाई बन जाता है, ठीक है। ये जो कहाँ पर देखने को मिलता है, माँ स्थानीय, अभी मैंने बताया ना, खासी गारो और नायर जो जनजाति होती है, गारो खासी नायर, वहाँ पर माँ स्थानीय परिवार देखने को मिलता है। पितृस्थानीय परिवार क्या है, विवाह के पश्चात पत्नी पति के निवास करती है यहाँ, यानी कि यहाँ क्या होता है, ब्याह कर पुरुष अपने घर लाता है, तो वहाँ पर पितृस्थानीय परिवार जैसे हिंदुओं और मुस्लिमों में है। ऊपर ये अधिकतर जो हमारा मातृस्थानीय होता है जनजातियों में होता है, लेकिन जो पितृस्थानीय होता है ये हिंदुओं और मुसलमानों में देखने को मिलता है। जनरली कोई भी घर जमाई नहीं बनता है, इक्का दुक्का बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नवस्थानीय। इसमें क्या है, इस परिवार में विवाह के पश्चात 9 दंपति अपने अपने परिवारों से पृथक अपना नया परिवार बसा लेते हैं, यानी कि पश्चात 9 दंपति अपने अपने परिवारों से पृथक अपना नया परिवार बना लेते हैं, यानी कि पति पत्नी शादी किए हैं, ठीक है, उनको जॉब बाहर करना है तो घर से अलग हो जाते हैं, वो अपना अलग परिवार बना लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, अपना हिसाब से करते रहेंगे, तो क्या हो गया, नवस्थानीय, यानी कि उनका नया स्थान हो गया। पहले जहाँ रहते थे अपने गाँव में, फिर उनकी जॉब लग गई तो बाहर दोनों लोग चले गए तो उनका स्थान चेंज हो गया, इसलिए नाम पड़ा नवस्थानीय। मान लो पहले गाँव में रहते थे, शादी हो गई, वहाँ से चले आए दोनों लोग, फिर शहर में बस गए, आके यहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उनका स्थान नया हो गया, इसलिए नवस्थानीय परिवार की संज्ञा दी गई है। इसमें जो होता है घर से अलग चले जाते हैं। ये कहाँ मिलता है, मेलेनेशिया की जो कुछ जनजाति हैं वहाँ इस प्रकार देखने को मिलता है। अब देखेंगे मातुल स्थानीय परिवार। इसमें क्या है, इस परिवार में विवाहित लड़का अपनी पत्नी के साथ साथ अपने मामा के घर निवास करता है। मातुल मतलब माँ के तुल्य। माँ के तुल्य कौन होता है, मामा। हर चीज़ नाम से स्पष्ट होती है, आप समझ लीजिए, हर चीज़ नाम से स्पष्ट हो जाती है। हेडिंग पहले जब हम लोग 7-8 क्लास में पढ़ रहे होते थे, 7th-8th क्लास में, तो वहाँ पर अब क्या होता था, भाई नकल करना हो तो भाई मुझे हेडिंग बता दो, मैं पूरा लिख लूँगा, मुझे हेडिंग दिखा दो, मैं पूरा लिख लूँगा। मतलब हेडिंग दिखा दो, वो पूरा लिख लेंगे अपने हिसाब से। जब आप लोग पेपर एग्जाम देते तो कहते थे कि भाई हेडिंग दिखा दो, हम पूरा लिख डालेंगे अपने आप। तो क्या था, कुछ हेडिंग से रिलेट कर लेते थे और लिख देते थे। वहीं पर यहाँ पर लिखा है मातुल्य स्थानीय परिवार, यानी कि माता के तुल्य स्थानीय परिवार। तो इसमें क्या होता है,
इस परिवार में विवाहित लड़का और क्या होता है अपने पत्नी के साथ अपने मामा के घर चला जाता है, मातुल्य स्थानीय परिवार, तो वहाँ का मातुल्य बोला गया है, उससे वहाँ पर मातुल्य परिवार की संज्ञा दी जाती है। जैसे मेलेनेशिया की कुछ जनजाति होती हैं वो मातुल्य स्थानीय परिवार होती है, अपने मामा के वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं शादी के बाद। अब देखेंगे वंश या नामावली के आधार पर, वंश या नामावली के मातृवंशीय और पितृवंशीय, इसमें क्या है मातृवंशीय में इसके अंतर्गत वंश का नाम माता के नाम चलता है, और पितृ क्या है इसमें पिता के नाम से वंश चलता है, संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। वही बात है, मैंने पढ़ा दिया, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। सदस्यों की संख्या एवं संरचना के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। पहला है केंद्रीय या एकल परिवार, इस परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। क्या होती है, केंद्रीय या एकल परिवार। एकल परिवार में जो होती है उसमें परिवार की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। कैसे सीमित होती है, तो हम जैसे मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा से उनके लड़के हुए यानी भाई बहन हो, बस वहीं तक एकल परिवार सीमित होता है। जैसे उनके लड़के शादी कर लिए वो एकल परिवार नहीं रहा, परिवार बढ़ गया, सीमित था असीमित हो गया। सीमित कहाँ तक होता है, हमारे माता पिता, माता पिता से हम और हमारे भाई बहन, अगर भाई बहन किसी की शादी हो गई तो एकल परिवार में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इस परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित संतानें रहती हैं, मतलब अगर उनका विवाह हो गया तो उनकी खुद दूसरी फैमिली बन गई। भाई मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारे मम्मी पापा थे, इनसे हम बने, ये हमारी बहन है, ठीक, हमारी शादी हो गई तो एक अलग परिवार बन गया ना, ये अलग परिवार बन गया एक, ठीक है। तो क्या इसमें कहा गया है, इस परिवार में पति पत्नी तथा उसके अविवाहित संतान होती हैं। अगर लड़की की शादी हो गई तो एकल परिवार से उसका परिवार बड़ा हो गया, उसका खुद का अपना परिवार हो गया। भाई जब शादी हो गई उसका खुद का अपना परिवार हो गया। जैसे मम्मी पापा शादी किए, उनसे हम हो गए तो एक परिवार बना, ठीक है। और हमसे अगर कोई संतान होती है तो हमारा परिवार अलग हो गया, इसीलिए वो एकल परिवार में नहीं आएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि अविवाहित जो संतानें होती हैं वो एकल परिवार में सम्मिलित की जाती हैं, कंसीडर की जाती हैं। अब देखेंगे संयुक्त परिवार क्या है। ऐसा परिवार जिसमें एक स्त्री एक ही घर में कई पीढ़ियों के सदस्यों का एक समान निवास था के साथ साथ एक रसोई हो, मतलब जॉइंट फैमिली, जिनके एक आर्थिक कार्यप्रणाली हो और परस्पर रक्त संबंध से बंधे हों। जॉइंट फैमिली आप लोग जानते हैं एक दूसरे से रक्त से अटैच होते हैं, घर में एक ही रसोई होगी, 10 लोग खाना खा रहे हैं, 20 लोग खाना खा रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, आप आपसी पारस्परिक संबंध और सौहार्दपूर्ण सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वहाँ पर संयुक्त परिवार होता है। इरावती और कर्बे ने क्या बताया है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक ही घर में रहते हों, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध और आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि आप लोग जॉइंट फैमिली की जो बातें होती हैं अच्छे से जानते हैं कि लोग बात भी करते हैं कि हमारी भी जॉइंट फैमिली है, मतलब अलग नहीं हुए हैं। तो क्या होता है जॉइंट फैमिली में साथ साथ खाएंगे, साथ साथ में रहेंगे, साथ में पूजा करेंगे, साथ में जो सोशल काम वो करेंगे, साथ में अगर खेत में काम कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, हर चीज़ साथ में करना, वो हमारी जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार की संज्ञा में आता है। आप लोग जानते भी हैं, बस इतना याद रखिए कि इरावती कर्वे साहब ने कैसी डिफिनेशन दी थी, इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है IP देसाई साहब, ये अपने इंडियन राइटर हैं। इन्होंने क्या कहा है, संयुक्त परिवार में पीढ़ों की संख्या को विशेष महत्व देते हुए कहा है कि उस घर को हम एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, यानी कि अनेक पीढ़ियाँ, मोर देन 3 पीढ़ी जहाँ होती हैं वहाँ पर हमारा संयुक्त परिवार होता है। तथा संपत्ति और आय पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि संपत्ति और दायित्व जो होता है, परिवार का जो दायित्व होता है वो एक साथ खड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े में, सहयोग देने में, बीमारी में, हर चीज़ में साथ खड़े होते हुए हमारा संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाती है। अब देखो जिमरमैन के अनुसार परिवार के प्रकार। न्यासिकता परिवार, जब किसी परिवार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो उससे परिवार को नैतिकता परिवार कहा जाता है, ठीक है। अधिलघु परिवार में क्या है, जब परिवार में सदस्यों का अपना स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो उसे अतिलघु परिवार कहते हैं। कि अगर परिवार साथ में सब 10 लोग रह रहे हैं, किसी को एक कहता है हम तो भाई पैसा जॉब कर रहे हैं, हम पैसा अपना कमा रहे हैं, हम फैमिली को नहीं देंगे, तो उसका अपना स्वार्थ दिखता है, तो उस प्रकार के परिवार को हम अतिलघु परिवार कहते हैं, यानी कि उसमें उसका अपना स्वार्थ दिख रहा है, इसलिए वो अतिलघु परिवार की संज्ञा दी जाती है। अब देखेंगे घरेलू परिवार या अतिलघु परिवार न्यासता दोनों के बीच की स्थित होती है। ऐसे परिवारों को अंतर्गत माता पिता बच्चों के विवाह के बाद भी उससे संबंध बनाए रखते हैं, यानी कि ये अतिलघु और नासिक जो परिवार था उसके बीच का परिवार जो हमारा होता है वो घरेलू परिवार होता है। अब देखेंगे मर्डाफ के अनुसार परिवार के प्रकार। स्वतंत्र
मूल परिवार। इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तो वह जहाँ एकाकी विवाह का प्रचलन और दूसरा वहाँ जहाँ बहुपत्नी का विवाह का प्रचलन है। उन्होंने इसका दो कैटेगरी में बांटा है, एकाकी परिवार और बहुपत्नी विवाह का जहाँ प्रचलन है वहाँ पर स्वतंत्र मूल परिवार को दो भागों में मारडॉक साहब ने बांटा है। नेक्स्ट क्या है, मिश्रित परिवार, जहाँ माता पिता के पिछले संबंधों से बच्चे होते हैं लेकिन सभी सदस्य एक इकाई के रूप में एक साथ रहते हैं, उसे हमारा मिश्रित परिवार होता है। विस्तृत परिवार क्या है, एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई बहन यानी कि आपके कलीग सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों का साझा करने के लिए जोड़ते हैं। ठीक है। सीडेस्मिया परिवार, इस परिवार के अंतर्गत एक पुरुष विवाह का स्त्री से होता तथा लेकिन परिवार के सभी सदस्य पुरुष अब सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, परिवार से रिलेटेड वीडियो था। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेरा आप पर भरोसा रखिए। आपको अगर इतना से अच्छा कर ले जाएंगे तो आपको 1-2 मार्क्स परिवार से अगर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में तो कहीं नहीं जाएंगे। इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, चाहे जहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मैं बता दूँ इस PDF कहाँ मिलेगा, PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। उस PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन के बारे में रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।